आपको पता है एडियम्स की तरफ मूव करते हैं। आपका पहला जो एडियम है वो क्या कहता है? पहला है गो द होल हॉग। हॉग किसे बोलते हैं? जंगली जो सुअर होता है उसे हॉग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो मांसाहारी जो लोग होते हैं, प्रकृति होती है, वो क्या करते हैं, वो किसी जानवर को उसका स्लॉटर करते हैं, उसके बाद में उसको पका के खा लेते हैं। गो द होल हॉग का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए सुअर है, तो सुअर को उसके मांस को खा लिया, उसकी चमड़ी से कपड़े बना लिए या कुछ भी गर्म चीज़ बना ली, उसके जो कह सकते हैं नाखून है उसका इस्तेमाल कर लिया। गो द होल हॉग, हॉग को खा रहे हैं तो इसका मतलब सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, लेकिन गो द होल हॉग का मतलब हो गया कि पूर्ण रूप से होल का इस्तेमाल, हॉग का इस्तेमाल कर लिया। हॉग का कैसे इस्तेमाल कर लिया? मांस को खा लिया, उसके बाद में उसकी खाल से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कह सकते हैं, चमड़े से कुछ बना लिया, जूते बना लिया, या उसकी खाल के ऊपर जो शूल वगैरह लगे हों उनसे कोई ब्रश ब्रश बना ली, और उसके बाद में उसके नाखून है, खुर है, उनका भी इस्तेमाल कर लिया, उसकी हड्डियों का इस्तेमाल कर लिया। होल हॉग का मतलब कंप्लीटली आपने उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लिया, इसी से ये बना हुआ है। गो द होल हॉग का मतलब हो गया आपने सिर्फ उसको खाया ही नहीं, उसको पूरा इस्तेमाल किया, तो हो जाएगा टू डू समथिंग थॉरली, पूर्ण रूप से किसी कार्य को करना। तो आप क्या कर रहे हो? हॉग को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हो, खाने के भी, उसके बाद में जो मांसाहारी वो खाते हैं उसको, और पहनने के लिए भी, और ब्रश के लिए भी, ब्रश भी बना ली, उसके ऊपर जो शूल वगैरह लगे हुए होते हैं या फर जो होता है हल्का बहुत उससे, और उसके बाद में नाखून भी काम आ गए, उसकी हड्डियां भी काम आ गई, उसके दांत भी काम आ गए। गो द होल हॉग का मतलब हो गया पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना, ये कंप्लीटली या थरली किसी चीज को इस्तेमाल करना। तो वहां से बना हुआ है गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखो फायर एंड वाटर का मतलब हो गया कि मैं पानी और आग में चला हूं। देखो पानी और आग दोनों ही डेंजरस एलिमेंट्स होते हैं। आप पानी में हो तो भी मरने के चांस ज्यादा है, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो भी। आपने देखा हो ना टाइटेनिक वाला, टाइटेनिक में कहाँ वो डूबा और वो तैर के इतनी दूर थोड़ी जा सकते थे। तो पानी और आग दोनों ही डेंजरस एलिमेंट है, और आप बोलते हो कि मैं पानी और आग दोनों में से गुजरा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं गो थ्रू फायर एंड वाटर टू फेस एनी डेंजर, मैं किसी भी डेंजर को देख सकता हूं। मैंने फायर को भी देखा है और मैंने वाटर को भी देखा है, यानी दोनों सिंबॉलिक डेंजर है और दोनों को मैं फेस कर सकता हूं। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हो गया किसी भी डेंजर को फेस करना। गो टू डॉग्स, अब कई बार आपने सुना भी होगा मूवीज में इधर उधर भी कि वो कुत्ते की मौत मरा या कुत्ते की मौत मरना। कुत्ता जो होता है ना, डॉग, वो बहुत ही बुरी मौत कैसे मरता है, तो आपने ध्यान दिया है नहीं दिया है? मैं चलो आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी जानवर मरता है तो वो जनरली वैसे ही मरता है जैसे इंसान अचानक से मर सकता है, लेकिन कुत्ता होता है ना, उसकी मौत होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है, इन द सेंस कि जब वो, उसको एक बीमारी हो जाती है जिसमें एक कुत्ते के पास में एक पॉजिटिव साइन भी बताता हूँ मैं, पीछे कहानी है उसकी। लेकिन जब कुत्ते को बीमारी होती है तो उसकी सर में, खोपड़ी में कीड़े लग जाते हैं और उससे वो मरता है। नहीं, ज़्यादातर जो कुत्ते होते हैं उनकी मौत कैसे होती है कि उनके सिर में कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े पड़ के वो मरते हैं, ठीक है ना। अब कुत्ते के पास में एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि उसकी लार होती है, जीभ, जीभ जहाँ तक जाती है जिस एरिया में, वहाँ पे कीड़े नहीं लग सकते। तो आपको पता है कि वो पूरे बॉडी को चाटता रहता है, लिक करता रहता है, इसका मतलब है उसमें एंटीबायोटिक्स ही होते हैं उसकी जीभ में, तो वहाँ पे तो कीड़े नहीं लगते। लेकिन जीभ है वो यहाँ थोड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती। इसीलिए कुत्ते की मौत कैसे होती है? कीड़े लगने से होती है, और बहुत ही खतरनाक मौत होती है, भयावक मौत होती है। तभी तो बोलते हैं ना, किसी को कोई गुस्से में होता है और कोई किसी को कर्स देता है, तुम्हारे कीड़े लगे, तो कीड़े कुत्ते के ही लगते हैं, इंसानों के जनरली नहीं लगते। और लग सकते हैं किसी की बीमारी हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कुत्तों की मौत होती है वो बहुत ही भयावक होती है। आप सोचो किस प्रकार से, ऐसे कोई जानवर आपने मरता हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन कुत्ता ऐसे ही मरता है। आपने देखा होगा उसकी खोपड़ी फटी हुई है, उसमें कीड़े कीड़े हैं, तो कुत्ते की मौत बहुत ही भयावक होती है। तो गो टू डॉग्स, डॉग यहाँ सिंबॉलिक है कि तुम भाड़ में जाओ, ऐसे बोलते हैं ना अपने, भाड़ में जाओ, तो वो गो टू डॉग्स है। तो इसका मतलब ये हो गया डिटोरियोरेट होना, डीजनरेट, रूइन, बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, उसके लिए आता है गो टू डॉग्स, ठीक है ना। तो डॉग्स इज सिंबॉलिक है किसका? डिटोरियोरेशन का, विध्वंस का, खराब होने का, मरने का, बर्बादी का। गुड सैमेरिटन,
इस वर्ड को भी समझो कि एस इसमें बड़ा है। इसका मतलब सैमेरिटन वो सैमेरिया के रहने वाले लोग थे। इजराइल, पुराने समय में इजराइल में रहने वाले जो आम इनहेबिटेंट थे वो सैमेरियंस थे। और ये जो लोग हैं वो अपने गुड नेचर के लिए जाने जाते हैं, मतलब हैबिट, ये किसी भी व्यक्ति की कोई इनके पास जाता है तो उसकी हेल्प करते हैं, चाहे वो दुश्मन ही इनके पास शरण क्यों ना ले ले। तो ये जाने जाते किस लिए हैं? अपने गुड बिहेव के लिए जाने जाते हैं, अपनी जेनरसिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए एक तो वो जाने ही जाते हैं, और गुड और दे दिया उनको नाम कि वो सैमेरिटन कैसे गुड है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को गुड सैमेरिटन कहने का मतलब हो गया वो पर्सन है वो सबकी क्या करता है? मदद करता है। क्योंकि सैमेरिटन या सैमेरिया के रहने वाले जो लोग हैं वो वाकई में उनकी कह सकते हैं प्रकृति ऐसी है कि वो किसी भी व्यक्ति की क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट, गुड्स एंड चैटल्स। गुड्स एंड चैटल्स का मतलब हो गया कि घर में जो चाहिए चीजें वो गुड्स एंड चैटल्स होती है, जो रोजमर्रा में अपने जीवन को चलाने वाली हैं, जिनसे हम घर के अंदर जैसे खाने पीने से लेकर गुड्स हो गई वो, और चैटल्स का मतलब पहनने ओढ़ने कपड़े, वो सारे गुड्स तो इसका मतलब गुड्स एंड चैटल्स का मतलब हो गया घर से बिलोंग करने वाली कोई भी चीज। आगे है ग्रेस विडो। ग्रेस विडो वो विडो होती है जिसको या तो छोड़ दिया जाता है शादी के बाद में, या जनरली क्या होती है वो विडो जिसका पति अभी जीवित है लेकिन उसको उसने छोड़ दिया, डिस्कार्टेड कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेस विडो कहते हैं। यानी कि वो महिला जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है, जनरली दो तरीके से, और मृत हो गया तब भी वो विडो है, और छोड़ दिया उस वे में कि आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया। ये डायलॉग सुनना, आज से तुम मेरे लिए मर गए हो, तुम मेरे लिए मर गई और तुम ये हो, तो उसे कहते हैं डिस्कार्टेड मिस्ट्रेस। ऐसे पति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया है, तो भी वो ग्रेस विडो है, और वो पति मर गया तो भी वो विडो ही है उस समय तो, लेकिन ग्रेस विडो जनरली उसको छोड़ दिया उस सेंस में ग्रेस विडो कहा जाता है। ग्रीस द पाम। ग्रीस ल्यूब्रिकेंट होता है किसी भी मशीन में। अगर मान लीजिए बहुत खिंचाव ज़्यादा है तो आप ग्रीस लगाते हैं, वो चिकना ल्यूब्रिकेंट होता है जिससे वो मशीन स्मूथ चलती है। अब ग्रीस, पाम हथेली होती है, हथेली पर आप क्या लगा रहे हो? ग्रीस लगा रहे हो, और भाई साहब आज तो बहुत खुजली आ रही है ऐसे। ग्रीस द पाम, इसका मतलब जो जनरली जो रिश्वत लेते हैं वो कहते हैं ना, हाँ देख लेंगे, वैसे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम तो हो जाएगा आपका। ऐसे नाखून को ऐसे ऐसे देखते हैं, उनकी आदत होती है बहुत ही अलग। स्पेक्टिकल ऐसे लगाते हैं, अच्छा देख लेंगे भैया, कोई बात नहीं है, वो तो हो जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा लगेगा, बाकी मैं तो नहीं रखूंगा, खर्चा तो लगता ही है ना आपको। इस तरह से वो बात करते हैं। तो ग्रीस द पाम का मतलब है कि खुजली हो रही है। ग्रीस द पाम यानी कि हथेली पर ग्रीस लगाना, इसका मतलब हो गया रिश्वत लेना, ब्राइब, टू ब्राइब। ग्रीन हॉर्न्स। हॉर्न बोलते हैं सींग को। ग्रीन किसे बोलते हैं? इनएक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं, जिसको क्या नहीं होता? एक्सपीरियंस नहीं होता, है ना। तो ये कहाँ से आया? ये अमेरिका में ऑक्स जो होते थे पुराने टाइम में, तो उन जो युवा यंग ऑक्स होते थे जिनके नए नए ताज़ा ताज़ा सींग निकल रहे होते थे, वो क्या है, वो उछल कूद बड़े मचाते, है ना। उनको ऐसे स्टेबल करना, क्योंकि जो युवा ऑक्स होगा तो वो अचानक से, अपने ही देख लो, जैसे बच्चे होते हैं जो 14 से 20 साल की उम्र में, जिनको दुनिया नहीं देखी है जिन्होंने, तो वो बहुत उछल कूद करते हैं, उनमें जोश बहुत ज्यादा होता है, उनको पता नहीं होता अनुभव क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो युवा ऑक्स होते थे वो भी क्या है कि वो काबू में नहीं रहते थे, क्योंकि उनके ताजा ताजा सींग निकल रहे थे। तो ग्रीन हॉर्न्स का मतलब हो गया इनएक्सपीरियंस्ड, हॉर्न का मतलब बुल, ऐसा बुल जो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको समझाया नहीं जा सकता, काबू में नहीं किया जा सकता। तो ऐसा व्यक्ति जिसको काबू में नहीं किया जा सकता, या जिसने दुनिया नहीं देखी, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए आता है ग्रीन हॉर्न्स, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऐसा पर्सन जो जैसे बुल होता है, और वो बुल होता नहीं है एक्चुअली में, वो बन रहा होता है बुल, लेकिन उसके सींग ताजा ताजा निकल ही रहे होते हैं, उसने कुछ सीखा नहीं है, वो अभी नोवाइस है, वो अभी स्किल्ड नहीं है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन हॉर्न्स। ग्रीन यहाँ पे सिंबॉलिक है, और ग्रीन रंग से नहीं है, इसका मतलब इनएक्सपीरियंस से है। ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रूम आगे वाला, अ रूम वेयर परफॉर्मर्स रिलैक्स और चेंज। आपने देखा होगा कि जो परफॉर्म करने वाले जितने भी अभिनेता होते हैं और जितने भी कलाकार होते हैं, उनकी एक अलग से बस बनी हुई होती है,
है ना, जहाँ पे वो क्या करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, जहाँ पे कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, जहाँ पे वो आराम करते हैं, यानी कि वो जो जगह होती है जहाँ पर परफॉर्म करने के बाद चेंज करना या रेस्ट करने के लिए वो जाते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं, उस रूम को कहते हैं ग्रीन रूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवी में मुझे पूछा गया था, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है? ग्रे मैटर्स। ग्रे का मतलब, ग्रे जो अगर बालों के लिए आता है ना, तो ग्रे का मतलब व्हाइट से है। ग्रे, मेरे बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए। ग्रे मैटर्स का मतलब हो गया कि ग्रे यानी कि बाल, सफेद बाल, और मैटर का मतलब मैटर करते हैं, यानी कि सफेद बाल मैटर करते हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, वही हो गया। ऐसे ही थोड़ी सफेद बाल हुए हैं मेरे, धूप में थोड़ी हुए हैं, मुझे किससे हुए हैं सफेद बाल? अनुभव से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रे मैटर्स का मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंस या फिर अनुभव, एक्सपीरियंस, दोनों ही होता है। ठीक है। ग्रिबल गैबल। ग्रिबल गैबल का मतलब होता है ऐसे बकवास करना, कुछ भी बोलना, है ना। वो बक बक कर रहा था, अपने बोलते हैं ना हिंदी में बक बक, वैसे इंग्लिश में होता है ग्रिबल गैबल। बक बक करना यानी कि फुल स्टॉक, नॉनसेंस टॉक, कुछ भी बोलना। बक बक क्यों बोलते हैं किसी के लिए, वो तो बकवास कर रहा था, वो तो बक बक कर रहा था, इसका मतलब है वो ऐसी नॉनसेंस बात कर रहा था, फुल स्टॉक कर रहा था, तो ग्रिबल गैबल। हेल्सियन डेज। हेल्सियन एक ऐसी जगह थी जहां ये कह सकते हैं स्वर्ग है। रोमन और ग्रीक मिथोलॉजी अगर अगर आप समझो तो हेल्सियन वो स्थान था जहां पे वो वहाँ के राजा थे, सॉरी कह सकते हैं कि गॉड थे, जुअस और उनकी पूरी सेना या उनके भाई, वो वहाँ पे रहा करते थे। वो पहाड़ी थी हेल्सियन, तो उस पहाड़ी पे रहते थे वो सारे राज गॉड, और वो वहाँ पे एकदम मस्ती से रहते थे, आराम से, दासियाँ वासियाँ घूम रही है वहाँ पे, और खाने पीने की कोई मतलब कमी नहीं है, एकदम मस्ती में रहना। तो हेल्सियन डेज कौन से डेज हो गए, वो दिन जो खुशहाली के दिन होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो वहाँ पे तो खुशहाली होगी। तो अपने अगर इंडिया मिथोलॉजी में बात करें तो जो इंद्र देव रहते हैं वो सारे हेल्सियन डेज ही हैं, क्योंकि इंद्र देव भी पूरे रंगीले राजा हैं, आपको पता ही है। और वैसे ही जूस थे, वो वहाँ के ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार पूरे रंग मिजाज के एकदम राजा थे। जो दासी पसंद आ गई उससे विवाह कर लिया, उससे बच्चा पैदा हो गया, वो डेमीगॉड हो गया, कुछ भी। पीसफुल डेज यानी कि खुशहाली के और शांति के दिन। आगे बढ़ते हैं, हैमर एंड सिकल। आपने ये सिंबल देखा होगा, हैमर हथौड़ा और सिकल, जिसे आप घास वगैरह काटते हो, दांती। हैमर और सिकल ये दो फ्लैग में किस में आते हैं, ये सिंबोलिज्म था किसका, क्रांति का, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म, सॉरी कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का ये प्रतीक है। आज भी कम्युनिज्म का क्या प्रतीक है, ये एक हैमर है और एक उसके ऊपर सिक्कल है, दांती है और हथौड़ा है, ठीक है ना, कम्युनल जो पार्टी होती है। तो फिर से गो द होल हॉग, जैसे सुअर को खाने के बाद उसके बाद में उसकी जो भी चीजें बची उसको भी पूरा इस्तेमाल करना। इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज में उसको कंप्लीटली यूज में लेना, थरली जाना उसमें। गो थ्रू फायर एंड वाटर, थ्रू फायर और वाटर सिंबॉलिक है परिस्थितियों के, तो किसी भी परिस्थिति को फेस करना, किसी भी डेंजर को फेस करना। गो टू डॉग्स, रूइन हो जाना, बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, डीजनरेट हो जाना, धीरे धीरे कमजोर पड़ना। गुड सैमेरिटन, सैमेरिटन मैंने बताया अच्छे भले लोगों को बोलते हैं, सैमेरिया के रहने वाले लोग थे, तो हेल्पफुल पर्सन के लिए। गुड्स एंड चैटल्स, घर से बिलोंग करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो गुड्स एंड चैटल्स कहलाती है। ग्रेस विडो, जिसका पति मर गया है या उसको उसने छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, ग्रेस विडो। ग्रीस द पाम, हथेली पर आज खुजली आ रही है, पाम थोड़ा टाइट हो रही है, थोड़ी सी कुछ लुब्रिकेंट लगा दें, इसका मतलब हो गया कि ब्राइब देना, किसी को रिश्वत देना। ग्रीन हॉर्न्स, ग्रीन का मतलब इनएक्सपीरियंस, हॉर्न का मतलब मैंने आपको कहानी बताई, तो ऐसा बुल जो इनएक्सपीरियंस है, तो ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन है उसके लिए आता है ग्रीन हॉर्न। आगे है ग्रीन रूम, जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो रेस्ट करते हैं, परफॉर्म करने के बाद में चेंज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो होता है ग्रीन रूम। ग्रे मैटर्स, ग्रे सफ़ेद बाल मैटर करते हैं, इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस। ग्रेबल गैबल बकवास को कहते हैं। हेल्सियन डेज मैंने बताया कि जो उस समय जो देवता थे, जो वहाँ के राजा थे, राजा नहीं कहूँगा देवता ही कहूँगा, वो देवता आराम से मस्ती करते वहाँ पे और
फुल खुशहाली के दिन हुआ करते थे, कोई वहाँ पे दुष्ट तो जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, वहाँ पे वो गॉड है, गॉड के पास क्या लेगा, तो वही है खुशहाली के दिन, बढ़िया दिन के लिए हेल्सियन डेज। और वो घाटी बड़ी खुशनुमा घाटी है। अब वो सारी है वो कैसी है, आपको पता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मिथोलॉजी पर आधारित है। हैमर एंड सिकल ये कम्युनिज्म का क्या है, एक सिंबल है। अगर हैमर एंड टोंग्स, हथौड़ा और चिमटा, हथौड़ा और चिमटा आप क्या करते हो हथौड़े और चिमटे से, देखो कोई भी आयरन मास्टर है जो लोहे को आकार देता है, उसको दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। चिमटे से तो वो उस चीज़ को पकड़ता है और हथौड़े से उसको चोट करता है। अब हथौड़ा और चिमटा ये दोनों है, आपने चोट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपको बहुत एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए उसको शेप देने के लिए। तो हथौड़ा और चिमटा किसका सिंबल है, किसी भी कार्य को करना किस में, जिसमें क्या लगती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो हथौड़े और चिमटे की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब उस काम को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत की आवश्यकता है। आगे है हैंड इन ग्लव विद, देखिए आप ग्लव्स जब पहनते हो हाथों में तो हाथ उसके अंदर पूरा चला जाता है और ग्लव चारों तरफ से उसको कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप किसी के साथ में ऐसे रिलेशनशिप में हो जिससे आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो वो आप कह सकते हैं ये दोनों तो ऐसे हैं जैसे चड्डी बड्डी फ्रेंड्स बोलते हैं ना, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स की, जब हम बच्चे थे चड्डियाँ पहने कर घुमा करते थे तब से मित्र हैं। तो चड्डी बड्डी फ्रेंड ये एक वर्ड आया था, तो उसके लिए आता है हैंड इन ग्लव विद, यानी कि बहुत ही नज़दीक होना, बहुत ही इंटीमेट। जैसे ग्लव पहनने के बाद में वो चारों तरफ से वही सबसे नज़दीक होता है। तो हैंड इन ग्लव का मतलब हो गया बहुत नज़दीक होना, बहुत ही निकट होना। हार्ड एंड फास्ट रूल, ये तो आप रोजमर्रा में सुनते ही हो कि ऐसे रूल्स जिनको आप तोड़ नहीं सकते, ऐसे रूल्स को बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब ऐसे रूल जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए क्या आता है, हार्ड एंड फास्ट रूल। फिर है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि कोई भी, जैसे आप तार लेते हो, ताना बाना लेते हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। हार्प ऑन का मतलब होता है कि उसको बजाना, एक ही स्ट्रिंग पर बजाना, एक ही स्ट्रिंग को बजाना, इसका मतलब ये है कि सेम स्ट्रिंग को बजाना। स्ट्रिंग आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप गिटार है, गिटार में जो तार होते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हार्प ऑन का मतलब हो गया बजाना। एक ही तार पे आप बजा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही तार, मतलब ये हो गया कि एक ही परिस्थिति, आप दोनों की सेम परिस्थिति। यार आज मेरे पास तो पैसे नहीं है, सेम स्थिति मेरी है यार, कोविड का टाइम चल रहा है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो दोनों इस ऐसी जो परिस्थिति होती है जो दोनों के लिए समान होती है, उसके लिए आता है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी हम दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। आगे है हॉल ओवर कॉल। हॉल का मतलब यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो, घसीटना, कोयले पे घसीटना। अब बताओ अंगारों पे घसीटने का मतलब क्या हो गया कि उसको तो भैया वहां पे बुलाया और ऐसे उसकी गालियां दी, ऐसे उसको बोला, ऐसा लग रहा था इससे अच्छा था उसको कोयले पे लेटा कर ले जाते। मतलब कोयले के ऊपर आप किसी को ले जा रहे हो, हॉल ओवर कॉल्स, इसका मतलब हो गया, अगर कहें दूसरी भाषा में, या कह सकते हैं कि दूसरी लैंग्वेज में इसको समझे तो ये कहेंगे स्कोल्ड और रेप्रिमेंड, किसी को भर्त्सना करना, किसी को गाली देना, किसी को डांट फटकार लगाना। तो हॉल ओवर द कॉल्स का मतलब है किसी को कोयले पे घसीटना, इसका मतलब हो गया उसके साथ में बदसलूकी करना या उसको डांटना या फटकारना। हैव अ बिग माउथ, उसका मुंह बहुत बड़ा है। मुंह बहुत बड़ा, इसका मतलब हो गया, ये मुंह बड़ा वैसे नहीं है शक्ल से, मुंह बड़ा मतलब उसको कुछ भी बोल दो वो तुरंत ही वो बोल देगा, मतलब वो रुकता ही नहीं है। और जो रुकता नहीं है बंदा, उसके पेट में कुछ पचती भी नहीं है। मतलब जो बंदा बोलता बकबक ज्यादा करेगा ना, सीधी सी बात है, उसके लिए कहेंगे बिग माउथ है उसका। और वो बकबक करेगा तो वो सारे सीक्रेट्स उसके पचेंगे नहीं, तो वो सब कुछ बोल देगा। इसका मतलब हो गया टू गॉसिप मोर और टेल सीक्रेट। हैव अ बिग माउथ, उसका मुंह तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब हो गया कि वो बहुत बकवास करता है। और जो बंदा बकवास ज्यादा करता है ना, इसका मतलब उसके पेट में सीक्रेट्स बचते नहीं है। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। स्लीव किसे बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, जैसे ये स्लीव होती है, ऐसे लपेटते हैं हम, स्लीवलेस, जिनमें ये हाथों वाला जो नहीं होता उसे स्लीवलेस बोलते हैं। तो स्लीव, अब जैसे पत्ते का जो गेम होता है, जो कोई कार्ड्स कोई खेलता है, तो कार्ड्स में क्या होता है कि कुछ चतुर लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो जबरदस्त जानकार होते हैं, वो जैसे थोड़े जादूगर टाइप में होते हैं। तो वो पत्ते बांटते समय अपनी ऐसी कलाई के अंदर यहाँ
शर्ट के अंदर वाली स्लीव के अंदर डाल लेते हैं इक्का को, और फिर बांटते समय उसको निकाल के अपने वाले पत्ते में रख लेते हैं। कार्ड, हैव अ कार्ड वन स्लीव का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है उसको पता है कि सब को पत्ते बांट दिए, उनको पता नहीं चला कि हमें क्या मिला है या उस बंदे ने चीटिंग की है क्या, लेकिन उसको तो पता ही है कि मेरे पास में हुक्म का इक्का है। कहने का मतलब मेरी स्लीव के अंदर क्या है, वो कार्ड है जिससे मैं बाजी जीत जाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति है अपनी स्लीव में छुपाकर कोई चीज रखता है जिसको समय आने पर इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए आता है हैव अ कार्ड वन स्लीव, और इसका मतलब होता है हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व्स। कहने का मतलब है कि जब भी जरूरत पड़ेगी ना कि मैं ये वाला पत्तों से काम चल रहा है तो अब तो ऐसे ही जीत जाऊंगा, नहीं जीत रहे हैं तो अपना जो हुक्म का इक्का वो धीरे से निकाल के पत्ते में मिला के बाजी पलट दूंगा। कार्ड ऑन द स्लीव का मतलब हो गया छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जो जरूरत होने पर आप बाहर निकालते हो। हैव फिंगर इन द पाई, पाई में फिंगर होना, पाई है वो एक डिश है अमेरिका की बहुत ही अच्छी, जैसे अपने जैसे हलवा वगैरह होता है वैसे उनकी पाई होती है, थोड़ी अलग होती है दिखने में। तो पाई में फिंगर होना वही बात है, तो वो अपने बोलते हैं कि दाल में जो काला होता है इसके इक्विवेलेंट है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, इसका भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। तो हैव फिंगर इन द पाई का मतलब हो गया किसी का किसी रहस्य में हाथ होना, किसी बात में हाथ होना, या फिर दाल काली होना, ये दोनों ही कह सकते हैं। हैव वंस हैंड फुल, मेरे हाथ फुल हैं। आई नीड अ हैंड, कल आया था ना नीड द हैंड, मुझे एक्स्ट्रा हैंड की जरूरत है। अब एक्स्ट्रा हैंड की जरूरत का मतलब हो गया कि मुझे हेल्प की जरूरत है और मेरे हैंड्स फुल है। हैंड्स फुल होने का मतलब हो गया कि मेरे दोनों हाथों में काम है, यानी मैं बिजी हूं। हैंड्स फुल का मतलब होना टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड और बिजी, पूर्ण रूप से क्या होना, बिजी होना। हैव सेवरल आयरन इन द फायर, जैसे आग में आग जल रही है और जनरली आप क्या करते हो, एक आयरन को रखते हो, पिग आयरन, पिग का मतलब कच्चा लोहा, पिग आयरन को रखते हो और उसको लाकर और फिर एक बार में ही उसको शेप देते हो, यही होता है। लेकिन उसी आग में आपने बहुत सारे पिग आयरन रख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा काम आया है तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। तो हैव द सेवरल आयर इन द फायर का मतलब हो गया कि आपके पास में बहुत ज्यादा काम है, आप इन्वॉल्व हो बहुत सारी जॉब्स में और एक्टिविटी में। होता है ना बहुत बार किसी बंदे को कहते हैं कि भैया ये पेंट करना है, तो उस समय कोई सीजन चल रहा होता है तो वो कहता है कि यार पेंट तो मैं रात को आके कर सकता हूँ, सुबह तो वहां करता हूँ। तो उस व्यक्ति के लिए हैव सेवरल आयरन इन द फायर, जनरली वो सुबह सुबह ही करता है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा ऐसे त्योहारों का समय और सब कुछ सब लोग करवाना भी चाहते हैं उन पेंट वगैरह, तो वो कहता है कि भाई मैं बिजी हूँ और उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो वो क्या करता है बहुत सारे कामों में व्यस्त होता है या बहुत सारी एक्टिविटीज में व्यस्त होता है, उसके लिए वो कहते हैं हैव सेवरल आयर इन द फायर। ठीक है ना। फ्रिंज बेनिफिट जिसे कहते हैं ना, वो लगभग इसका सिनोनिम है। हेड विल रोल, हेड बोलते हैं सिर को, रोल का मतलब रोल करेगा। अगर देखो पुराने समय में कोई व्यक्ति गलती करता था तो उसको राजा से डर लगता था, क्योंकि राजा जो होता था ना अगर सनकी है तो वो कुछ सुनता नहीं, वो क्या करता, वो गलत है सही है उसके पास पहुंच गया ना कोई भी तो वो कहेगा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। ठीक है ना। तो गर्दन उड़ाना, हेड विल रोल, अब उड़ गई और वो फुटबॉल जैसी बन जाती है तो रोल करती है वो। तो हेड विल रोल का मतलब ये हो गया कि किसी को क्या दे रहे हैं, गर्दन ही हट गई, इसका मतलब वो पनिशमेंट दे रहे हैं। तो हेड विल रोल का मतलब हो गया टू पनिश बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड, किसी को पनिशमेंट मिल रही है क्योंकि उसने कोई गलती की है। और पुराने समय में जो पनिशमेंट मिलती थी वो गर्दन उड़ा के ही मिलती थी, उसमें वैसे नहीं होता था कि इसमें 3 साल केस चलेगा 4 साल चलेगा, उसमें तुरंत ही फरमान आता, बाद में पता चलता वो गलत था सही था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा ने जो डिक्री दे दी सो दे दी, डिक्री डिग्री नहीं, राजा का जो आदेश होता है उसे डिक्री कहते हैं। हार्ट ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है रक्त स्रावित होना या रक्त बहना, उसे बोलते हैं हार्ट। हार्ट एक ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट है, अपनी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है पंपिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से ब्लड है वो वापस क्या होता है, रीजनरेट होता है, कह सकते हैं आप, वापस वो प्योरिफिकेशन वहीं पे होता है। सॉरी। हार्ट ब्लीड का मतलब उसका हार्ट है वो ब्लीड कर रहा है, उसके हार्ट में रक्त निकल रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि आपका हार्ट कब ब्लीड करता है, आपको दुख फील होता है तब।
ठीक है ना, ये सिंबॉलिक है। फिर से मेरा हार्ट ब्लीड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कोई ऐसी चीज आपने देख ली विभत्स की, यार उस व्यक्ति को ऐसे मारा जा रहा है, मेरे यार अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है। हार्ट ब्लीड का मतलब ये हो गया कि अंदर से बहुत ज्यादा बुरा फील होना उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो फील जेन्युइन सिंपैथी फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए बहुत एकदम सही सिंपैथी के लिए आप बोल सकते हो हार्ट ब्लीड हो रहा है मेरा, तो कि यार ऐसा उसके साथ नहीं होना था। चलिए, हैमर और टोंग दोनों ही क्या है सिंबॉलिक, किसके कब चाहिए होते हैं, जब आप बहुत ही एनर्जेटिक काम कर रहे होते हैं, तो बहुत एनर्जी चाहिए आपको पता है, जब भी किसी लोहे को शेप देनी होती है। तो हैंड इन ग्लव विद, दोनों इंटीमेट पार्ट के लिए होते हैं, जो बहुत नजदीक होते हैं उनके लिए हैंड इन ग्लव विद होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल आपको पता है स्ट्रिक्ट रूल के लिए आता है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही तार पे दोनों के ताने बाने हैं, तो एक जैसी परिस्थिति होनी किसी व्यक्ति की, भाई यार तुम्हारी भी है मेरी भी है। ऑल ओवर द कॉल, अंगारों पे किसी को घसीटना, इसका मतलब हो गया कि उसको प्रताड़ना देना, उसको डांट फटकार लगाना। हैव अ बिग माउथ, उसका मुंह बहुत बड़ा है, उसको बता दो, वो तो गई पूरी दुनिया में बता देगा वो बात पूरी। तो बिग माउथ का मतलब गॉसिप करना या सीक्रेट्स को बताना। हैव द कार्ड वन स्लीव, उसके स्लीव में क्या है, कार्ड छुपा हुआ है, इसका मतलब वो कब इस्तेमाल करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब, यानी कि परिस्थिति आने पर रिजर्व प्लान रखना कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है उससे निकलने के लिए मेरे पास प्लान बी होना, है ना। तो कार्ड में यही होता है, जब उसको लगता है हारने वाला हूं, तो वो अपने स्लीव में छुपा हुआ कार्ड होता है, वो धीरे से निकाल के रख देता है। हैव फिंगर इन द पाई, पाई के अंदर फिंगर होना, इसका मतलब है कि कोई ऐसी सांठ गांठ है उसकी उस गलत कार्य में, जो सीक्रेट प्लान है उसके अंदर। हैव वंस हैंड्स फुल, मेरे हाथ एकदम फुल हैं, मतलब हाथ में सब कुछ काम चल रहा है, इस हाथ में भी मैं काम कर रहा हूँ, इस हाथ से भी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक्सट्रीमली बिजी हूँ। हैव सेवरल आयरन इन द फायर, एक आग में एक कोई व्यक्ति पर्टिकुलर, मैंने बताया था कि एक ही काम कर सकता है, लेकिन उस आग में आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे पिग आयरन रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम आपने ले लिया और आप काम करते ही चले जा रहे हो। तो फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड है। हेड विल रोल, अगर तुम गलती करते हो तो पुराने समय में क्या होता था, आपकी गर्दन काट देते हैं और नीचे रोल करती, वो आपने देखा ना कई बार ऐसे कट गई फिर रोल करते हुए आगे राजा के पास से लेके। हेड विल रोल का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना, और ये सबसे अंतिम पनिशमेंट तो ये होती है क्योंकि उसने कोई गलत काम किया है, तभी तो हेड विल रोल होता है। हार्ट ब्लीड सॉरी, हार्ट ब्लीड का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है उसके प्रति आपकी सिंपैथी होना, यार उसके लिए बुरा फील हो रहा है मुझे, तो हार्ट ब्लीड कहते हैं उसे इंग्लिश में।